का दायरा बहुत ही सीमित है। बीमा नियामक इरडा की ये रिपोर्ट हमें बताती है कि 2020-21 में देश में बीमा की पहुंच महज 4.2% थी। इसका मतलब ये हुआ कि देश की जीडीपी में बीमा प्रीमियम की राशि का योगदान जो है वो केवल 4.2% पर ही रहा है। बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए ही इरडा ने 6 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है और इन्हें अब सरकार ने भी नोटिफाई कर दिया है। तो ये नियम किस तरह से बीमा में बदलाव लाएंगे, इससे आपकी जिंदगी यानी जो लोग बीमा खरीदते हैं, बीमा का इस्तेमाल करते हैं, बीमा धारक की जिंदगी कैसे बदलेगी, बीमा कंपनियों की जिंदगी कैसे बदलेगी और बीमा का दायरा कैसे बढ़ेगा, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट और सीएफपी जितेंद्र सोलंकी। नमस्ते जितेंद्र जी, स्वागत है आपका मनी 9 पर। हमने जो पूरा 2022 का जो साल देखा है और अब हम 2023 में भी जब आए हैं तो सरकार ने भी, इरडा ने जो जो प्रस्ताव दिए उन्हें नोटिफाई कर दिया। इसमें एक प्रस्ताव जो जिस पर मेरी नज़र सबसे पहले गई वो ये है, इंश्योरेंस के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए कॉर्पोरेट एजेंट्स को, पहले वो केवल 3 टाई अप कर सकते थे, अब 9 टाई अप कर पाएंगे। इसी तरह इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स जो है वो केवल जो है उनकी भी टाई अप की लिमिट जो है अब 2 से 6 हो जाएगी। ये फैसला जो है जब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बीमा कंपनियों का बढ़ेगा, इससे ग्राहकों के लिए कितनी चीज़ें बदलेंगी? देखिए, कॉर्पोरेट एजेंट और इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स है, काफ़ी बड़ा हिस्सा है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के लिए। इनका क्योंकि पहले सीमित दायरा था, 3 कंपनियों तक आप टाई अप कर सकते थे। तो होता क्या था कि कस्टमर्स, ज़रूरी नहीं है कि 3 इंश्योरेंस कंपनी में से ले, किसी और कंपनी का प्रोडक्ट भी अच्छा हो सकता है, वो भी दिया जा सकता है। इसी तरह से इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म के लिए भी वो बंदिशें थी। तो जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, ये सारे जो नियम बदलाव हैं ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के लिए किए गए हैं कि इंश्योरेंस को दूर दूर तक, गांव गांव तक पहुंचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इंश्योर्ड हो इंडिया के अंदर। तो उसके लिए कदम उठाए गए हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ज़्यादा लिबर्टी दी गई है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, ज़्यादा कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे, आसान होगा उनके लिए रीच करना, ज़्यादा लोगों तक रीच करना। और वहीं इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स के लिए, एक बायर के लिए भी, अगर वो किसी कॉर्पोरेट एजेंट के पास आता है, इंश्योरेंस लेना चाहता है, तो अपनी पसंद का प्रोडक्ट वो ले सकता है या जो उसके लिए फिट बैठता है। ऐसा नहीं है कि केवल वो 2 या 3 कंपनियों पे ही सीमित रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों के लिए अच्छा है। इससे जो उम्मीद है वो ये कि दायरा ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा लोगों तक रीच होगी, और जो हम बात कर रहे हैं कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को इससे काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। जाहिर तौर पर पेनिट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और मजबूत करके कॉर्पोरेट एजेंट्स के पास अब आप ज़्यादा विकल्प होंगे। जब आप उनसे खरीदेंगे बीमा तो उनके पास ज़्यादा विकल्प होंगे। वो अब तक शायद आपको 3 कंपनियों के विकल्प दिखाते थे, अब 9 कंपनियों के विकल्प दिखा पाएंगे। इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स की टाइप जो केवल 2 हो सकते थे, अब 6 ऑफर्स आपको वो दे पाएंगे, 6 कंपनियों के प्लान्स दिखा पाएंगे। अब जितेंद्र सर, इसमें एक और बदलाव जो हुआ है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, यानी ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देगा प्रोडक्ट को बनाने में, इनोवेटिव प्रोडक्ट को लाने में मदद मिलेगी। आप इसे कैसे देखते हैं? और इस पर जब हम देखेंगे आगे कंपनियों को जब ज़्यादा छूट मिलेगी तो इससे भी हम नए तरह के प्रोडक्ट देखेंगे और प्रीमियम में भी इसमें लोगों को फ़ायदा मिलेगा। देखिए, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को और अगर हम ढंग से समझें तो आज की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीजें हैं उसमें हम लोग काफी पीछे हैं। आपका जो कवरेज है, किस तरह के कवरेज होने चाहिए, प्री एग्जिस्टिंग इलनेस अभी भी पूरी तरह से कवर नहीं होती है, बहुत से एक्सक्लूजन है, और भी बहुत से लोग हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे से बाहर है, प्रीमियम अभी अनअफोर्डेबल रेंज पे है। तो अब ये सब की दिक्कतों का सॉल्यूशन क्या है? अभी के हाल ही के समय में कुछ फिनटेक कंपनीज भारत में आई हैं जिन्होंने कुछ इनोवेशन लाना शुरू किया है और इसके दायरे को बढ़ाने की कोशिश की है। तो उसी को देखते हुए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को जो है थोड़ा चेंज किया गया है। जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है, देखिए किसी भी प्रोडक्ट या फीचर को लाने के लिए एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट दिया जाता है कि उस टेस्टिंग एनवायरनमेंट में कंज्यूमर, कंपनीज, मैन्युफैक्चरर, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सबके लिए टेस्ट हो जाता है कि क्या ये प्रोडक्ट किस तरह से सही है और क्या कंज्यूमर इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उस दायरे को जो है रेगुलेटर ने बढ़ाया है।
उसके 6 मंथ से लेकर अब 36 मंथ्स को कर दिया गया है। यानी कि आप एज ए फिनटेक कंपनी अगर मैं कोई इनोवेशन लेके आ रहा हूँ और लोगों तक पहुंचा रहा हूँ मैं प्रोडक्ट्स को, तो मेरे पास 36 मंथ्स का टाइम है, मैं टेस्टिंग कर सकता हूँ। उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट पूरी तरह से मार्केट में अप्रूव हो जाता है। तो ये इसका रीजन यही है कि जो फिनटेक कंपनीज आ रही हैं जो इस इनोवेशन कर रही हैं, जिससे कि हेल्थ इंश्योरेंस खासकर जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अफोर्डेबल बनाया जाए, उसका दायरा बढ़ाया जाए, उसके लिए जो है एक ईज कर दिया गया है। और मेरी राय में काफी अच्छा कदम है। हम फिनटेक काफी इनोवेशन कर रहा है और उस इनोवेशन को अगर बढ़ावा मिलता है तो हेल्थ इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट हैं या और ट्रीटमेंट है, दूसरी तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे और ज्यादा कवरेज मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि ये सब इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के लिए किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इंश्योर्ड रह सके इंडिया। बिल्कुल। क्योंकि अल्टीमेट गोल है कि 2047 तक जो है बीमा फॉर ऑल के एक लक्ष्य को मीट किया जा सके। नए नियमों के तहत बीमा कंपनियों के लिए कैपिटल जुटाने के भी नियमों में हम ढील देख रहे हैं और इनफैक्ट कहा गया कि उद्योग घरानों की जो सहायक इकाइयां हैं वो भी अपने बूते पर बीमा कारोबार जो सब्सिडरी फर्म से ला पाएंगी। इसके साथ ही प्रमोटर की परिभाषा को भी बदलाव किया है। इससे आप किस तरह का बदलाव देख रहे हैं और इस कदम को आप कैसे देखते हैं? ये एक सही दिशा में ईज ऑफ डूइंग की तरफ एक कदम है बढ़ाते हुए नजर आएंगे आप? ये काफी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आया है, लेकिन अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं तो जितना इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर को चाहिए उतना इन्वेस्टमेंट अभी नहीं आया है। और जो जरूरत लगी वो ये कि शायद और इंश्योरेंस कंपनीज की जरूरत पड़े जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेशन किया जा सके, ईज ऑफ बिजनेस है इसको बढ़ाया जाए। उसी को देखते हुए ये जो नए कदम है वो लिए गए हैं। प्रमोटर की परिभाषा बदली गई है, प्रमोटर्स का स्टेक अपना डाइल्यूट कर सकते हैं, सब्सिडरी कंपनीज है वो प्रमोटर बन सकती हैं। तो इसी तरीके से और जो भी बदलाव किए गए हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए कि इंश्योरेंस बिजनेस, इंश्योरेंस कंपनीज को बढ़ावा मिले, नए इन्वेस्टमेंट आए इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, पीई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकें, इसके लिए बदलाव किए गए हैं। तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, इंश्योरेंस काफी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, अगर कैपिटल नहीं आएगा, एक सीमित तक रह जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनीज आगे कैसे बढ़ेंगी। तो ये जो कदम है कहीं ना कहीं कैपिटल को बढ़ावा देने के लिए किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा कैपिटल आए, इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आए। अगर हम और कंट्री से कंपेयर करते हैं, चाइना या दूसरी, तो वहां पर इंश्योरेंस सेक्टर में हमारे मुकाबले काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसी को इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये जो नियम है ये बदले गए। एक और एस्पेक्ट देखा है जो 6 आज हम प्रस्तावों की बात कर रहे हैं जैसे नोटिफाई किया गया, वो ये कि बीमा कंपनियों में एक्चुअरी की नियुक्ति करने का फैसला लिया गया है। ये एक्चुअरीज होते कैसे, ज़रा सिंप्लीफाई करके बताइए और इससे बीमा कंपनियों को किस तरह से मदद मिलेगी? बेसिकली इस कदम के पीछे आप क्या रैशनल देख रहे हैं? किसी भी बीमा को देने के लिए कंपनी के लिए एक रिस्क फैक्टर होता है और वो रिस्क फैक्टर ये होता है कि कंपनी को क्या उससे लॉस होने वाला है। यानी कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस में अगर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो टर्म इंश्योरेंस जितना कंपनी ने डिसबर्स किया है उसमें से कितने डेथ क्लेम आते हैं, अगर जो कंपनी ने अनुमान लगाया उससे ज्यादा डेथ क्लेम आ गए तो कंपनी लॉस में चली जाती है, या किसी तरह का कोई और रीजन हो सकता है। तो एक एक्चुअरी जो है वो एक्चुअरी कंपनी के रिस्क को असेस करता है और प्रीमियम कितना होगा उसको असेस करता है और बेसिकली कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करता है। और वो ये कंपनी को ये राय देता है कि इस किसी भी प्रोडक्ट जो लॉन्च किया है वो या जो भी हम प्रोडक्ट दे रहे हैं मार्केट में उसमें कितना रिस्क एसोसिएटेड है और उसके अकॉर्डिंग हमें कितना प्रीमियम रखना चाहिए, कितनी और प्रोबेबिलिटीज पे हमें काम करना चाहिए। तो एक्चुअली का जो मेन लाइन ऑफ एडवाइजरी होता है, एक तरह से एडवाइजर है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कि उसको कितना रिस्क है उसके ऊपर, उसके लिए वो एडवाइस करता है जिससे इंश्योरेंस कंपनी अपना आगे का बिजनेस स्ट्रेटेजी तय करते हैं। तो रिस्क एनालिसिस करने में मदद मिलेगी कंपनियों को अपने। हाँ, तो पेंशन प्रोडक्ट होती है, पेंशन प्रोडक्ट की जो कैलकुलेशंस होती हैं, क्या मोर्टेलिटी रेट होना चाहिए, कितना क्या क्लेम आ सकते हैं, अगर किसी तरह का नेचुरल कैलामिटी आती है उसमें क्लेम आ सकते हैं तो कंपनी क्लेम देने में कितनी समर्थ होगी, इस सब का असेसमेंट जो है वो एक्चुअली के थ्रू होता है।
कंपनियों को एक सहूलियत मिलने वाली है, सॉल्वेंसी मार्जिन को लेकर के ढील दी गई है और अब जो है इसमें रकम रखने जो एक लिमिट थी उसको कम कर दिया गया है। इससे आपको क्या लग रहा है कि ये सॉल्वेंसी मार्जिन के घटने से कंपनियों के लिए अच्छी खबर है? देखिए, सॉल्वेंसी मार्जिन को दो जगह घटाया गया है। सबसे बड़ा है क्रॉप इंश्योरेंस के अंदर, जहां पे कि सॉल्वेंसी मार्जिन को जो है वो कम किया गया है। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे कंपनी के हाथ में ज्यादा कैपिटल अवेलेबल हो जाएगा, कंपनी ज्यादा बिजनेस को डिसबर्स कर सकेंगी। सॉल्वेंसी होता क्या है कि जितना भी कंपनी बिजनेस डिसबर्स करती है उसका उनको परसेंटेज जो है एज अ सॉल्वेंसी रखना होता है, जिससे कि समय आने पर वो जो है भुगतान कर सके, या ये कहें कि लायबिलिटी से ज्यादा कितना एक्सेस उनको कैपिटल रखना होता है जिससे वो भुगतान करने की स्थिति में हो। तो सॉल्वेंसी कम करने का मतलब है कंपनी के हाथ में ज्यादा पैसा देना, यानी कि वो ज्यादा जो है बिजनेस डिस्पर्स कर सके। तो इससे जरूर फायदा होगा, खासकर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि क्रॉप इंश्योरेंस में किया गया है, हालांकि यूलिप और दूसरी जगह भी किया गया है, लेकिन क्रॉप इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो कंपनी के लिए पैसा ज्यादा होगा, ज्यादा बिजनेस डिस्पर्स कर सकेंगी, और अगर ज्यादा बिजनेस डिस्पर्स होगा तो कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। अभी तक जो कुछ अनुमान निकल कर आए हैं उससे ये निकल कर आ रहा है कि अराउंड 3000 करोड़ का एक्स्ट्रा पैसा उनके पास रह सकता है, लेकिन ये अनुमान है, अभी तक ये कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। साथ ही में इंश्योरेंस कंपनियां, जो नई इंश्योरेंस कंपनियां आना चाहती हैं, उनका गठन होना चाहता है, उनके लाइसेंस और साथ ही में उनके रजिस्ट्रेशन, इसमें भी काफ़ी जो है नियम में ढील दी गई है। जो कंपनी नई आना चाहती है उनके डायरेक्टर्स के लिए कुछ नियम चेंज करे गए हैं, उनका जो पास्ट है उसके लिए चेंज किया गया है। एप्लीकेशन प्रोसेस को कम किया गया है। एप्लीकेशन प्रोसेस आई थिंक 8 महीने होता था, उसको घटाकर जो है 3 महीने या 6 महीने के अंदर जो है उसको करने के लिए IRDA ने किया है। तो ओवरऑल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अब इतने सारे नियम में बदलाव हुए हैं, जहां कैपिटल रिक्वायरमेंट को चेंज किया गया है या दूसरी चीजों को, जो रिकॉर्ड कीपिंग होता है उस रिकॉर्ड कीपिंग को चेंज किया गया है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जितना रिकॉर्ड IRDA मांगती है उसको बदलाव किया गया है। तो एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरी तरह से आसान किया गया है, और उसका रीजन ये है कि जितनी कंपनीज हैं इसके अलावा और कंपनीज को हिंदुस्तान में लाया जाए, और प्रमोटर्स आए, नई इंश्योरेंस कंपनीज को लॉन्च करें, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एनवायरनमेंट होगा, इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा होंगी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग होगा। तो मेरी राय में जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की तरफ इनोवेशन होगा, इसके साथ साथ फिनटेक कंपनीज काम करेंगी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ मिलके, क्योंकि फिनटेक कंपनीज डाटा एनालिटिक्स और ये सब जब करती हैं तो ये इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाता है और वो मैन्युफैक्चर फिर उस हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करता है। तो ओवरऑल ये सब चीजें करी गई हैं, सिर्फ जैसा मैंने कहा कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जहां पे IRDA खुश नहीं था कि हम जहां तक पहुंचे हैं उससे हमें कहीं ज्यादा होना चाहिए था, ये सब उसके लिए किया गया है।